यदि आप लॉ पढ़ना चाहते हैं तो कहीं और ना जाकर हमारे ऐप dkdubey.com जल्द से जल्द डाउनलोड करें। डाउनलोड लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। नमस्ते सदावत्सले मातृभूमि। आज इतना महत्वपूर्ण स्ट्रैटेजिकल विषय है जिस विषय पर भारत पिछले 70 वर्ष से इंतज़ार कर रहा है और मुझे लगता है कि पिछली सरकारों ने प्रयास बहुत किया। कारगिल का युद्ध भी उसी बात पर हुआ। पाकिस्तान की जो मनोभावना थी वो मनोभावना पूरी उसी विषय पर चलती रही, लेकिन अभी समय आ गया है कि भारत ने जो स्ट्रैटेजिकल पॉइंट इस समय पाकिस्तान के सामने रखा है और विश्व परिस्थिति जिस प्रकार से बदली है, उससे ये जान पड़ता है कि अब पाक ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर का यानी कि गिलगिट बाल्टिस्तान का वो हिस्सा जो कभी लोग कहते थे कि पाकिस्तान के साथ युद्ध करना पड़ेगा तभी वो भारत में वापस आ सकता है, मुझे लगता है कि वो युद्ध करने की अब नौबत अफ़गानिस्तान की सिचुएशन में नहीं आ रही है। अब विश्व समुदाय ये चाहता है कि गिलगिट बाल्टिस्तान का हिस्सा हिंदुस्तान के पास जाए। ऐसा सिनेरियो फंस गया है और ऐसी सिचुएशन फंस चुकी है अब अफ़गानिस्तान में कि अब गिलगिट बाल्टिस्तान अगर हमारे पास नहीं आता तो फिर अफ़गानिस्तान नहीं बच सकता। दूसरी बात ये भी है कि पाकिस्तान इस समय इस सिचुएशन में नहीं है कि वो अफ़गानिस्तान में अफ़गानिस्तान सरकार की मदद कर सके। हम सब जानते हैं कि 2001 में अमेरिका ने अफ़गानिस्तान पर कब्जा कर लिया था। कब्जा करने के बाद वहाँ पर उन्होंने उनकी ही हामिद करज़ई के नेतृत्व में सरकार बैठाई, यानी कि अफ़गानियों की सरकार बनाई। और उससे पहले अफ़गानिस्तान में जो तालिबानी शासन आया था, तालिबानी शासन के लिए भी इमरान खान ने यही कहा था कि तालिबानियों को बढ़ाना, उनको प्रशिक्षण देने का काम पाकिस्तान ने किया था और उनका कहना था कि अमेरिका के कहने पर किया था, क्योंकि अमेरिका उस समय चाहता था कि अफ़गानिस्तान गृह युद्ध में चला जाए ताकि रशियन फोर्सेस जो अफ़गानिस्तान में थी वो रशिया से अफ़गानिस्तान अलग हो जाए। कारण क्या था कि अफ़गानिस्तान से जो लगा हुआ क्षेत्र है यूएसएसआर जिसको कहते हैं, वहाँ से यूएसएसआर बनने के बाद वो लगातार अफ़गानिस्तान में अतिक्रमण करने के बाद अफ़गानिस्तान में उन्होंने कब्जा करके रखा था और यहाँ तक कि 1925-26 के तहत 1935 के लगभग वो भारत के जम्मू कश्मीर में भी एंट्री मारना चाहते थे। कौन? रशिया। तो अमेरिका शुरू से इस पॉलिसी पर रहा। जब भारत आज़ाद हुआ तब भी अमेरिका के रूजवेल्ट ने चर्चिल को चिट्ठी लिखी थी कि भारत रशिया के नज़दीक जा रहा है और रशिया की जो विस्तारवादी नीति है, यानी कि कम्युनिस्ट विस्तारवादी नीति है, वो भारत पर कब्जा कर सकता है या भारत उसके खेमे में चला गया तो विश्व समुदाय के लिए बड़ा खतरा पैदा हो सकता है। इसलिए इंग्लैंड को भारत नहीं मतलब आसानी से नहीं छोड़ना चाहिए और छोड़ने के बाद चूँकि यूएनओ की पॉलिसी है कि सभी कंट्रियों को आज़ाद करना पड़ेगा, तो आज़ाद करने के बावजूद भारत के अंदर इंग्लैंड को अपनी उपस्थिति किसी न किसी तरह से दर्ज करवाते रहना चाहिए और भारत की मदद करनी चाहिए, सब्सिडरी चीज़ें उनको देनी चाहिए, भारत की इंडस्ट्री को ग्रोथ करने में इंग्लैंड को मदद करनी चाहिए। इस बात को लेकर रूजवेल्ट को चर्चिल ने जवाब भी दिया था कि हम ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि हम ऑलरेडी युद्ध में हार चुके हैं या युद्ध की ऐसी भयावह परिस्थितियों से गुजर रहे हैं कि हम अगर भारत की मदद करेंगे तो हमारे पास इतना धन नहीं है। चर्चिल ने उस बात पर चिट्ठी जो दूसरी लिखी उसने कहा था कि 50% चर्चिल बियर करेगा, रूजवेल्ट बियर करेगा और 50% आप किसी तरह से देख लो और इस प्रकार भारत को रशिया के खेमे में जाने से रोक लो। ये बात है 1947, 46, 48 की। हालांकि वो संभव नहीं हो पाया क्योंकि लेकिन उस समय इन्वेस्टमेंट आया था, बहुत सारे स्टील प्लांट अमेरिका के सहयोग से, रशिया के सहयोग से, वो इंग्लैंड के सहयोग से, जर्मन फ्रांस के सहयोग से हमारे यहाँ लगाए गए थे। लेकिन अभी जो सिचुएशन बन रही है वो यही है क्या कि अफ़गानिस्तान में अब जिस प्रकार तालिबान वर्सेस अफ़गान चल रहा है तो अफ़गान सरकार के साथ तो भारत सरकार खड़ी हुई है और अफ़गान सरकार के साथ यूएस गवर्नमेंट भी खड़ी हुई है। तो यूएस वहाँ से जा जरूर रहा है लेकिन वो नहीं चाहता कि तालिबान वहाँ पर शासन करने लगे, क्योंकि यूएस डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद यूएस ने अपनी टोटल पॉलिसी आतंकवाद के खिलाफ कर ली थी। बाइडेन भले ही पोलाइट व्यू अपनाए लेकिन यूएस की पॉलिसी को लेकर कहाँ जाएंगे, इसलिए अफ़गानिस्तान में अब तालिबान का दोबारा बढ़ना अमेरिका के लिए भी खतरा है और पूरे विश्व के लिए भी खतरा है। लेकिन तालिबान दोबारा उस पर कब्जा करने के लिए वो लगभग 30%
जो अफ़गानिस्तान के प्रोविंसेस हैं उनमें युद्ध कर रहा है। और मज़े की बात यह है कि पाकिस्तान उनका सहयोग कर रहा है। उस सहयोग में अफ़गान फोर्सेस ने जब तालिबानियों को समेटना शुरू किया, तालिबानियों के खिलाफ युद्ध छिड़ा, तालिबानियों को मारना शुरू किया, वो डिस्ट्रिक्ट्स जो तालिबान के कब्जे में जा चुके थे वो वापस लेने शुरू किए, तो पाकिस्तान ने यहाँ तक कह दिया कि अगर तालिबान को ऐसे ही अफ़गानिस्तान मारता रहा तो फिर पाकिस्तान अफ़गान के साथ खड़ा हुआ है। हालांकि अफ़गानिस्तान के शासकों का कहना यह है कि तालिबान को जो फोर्सेस मुहैया करवाई जा रही हैं, तालिबान को जो ट्रेनिंग दी जा रही है, तालिबान को जो आर्मरीज दी जा रही हैं, हथियार दिए जा रहे हैं, वो सब पाकिस्तान दे रहा है। वो खुला कह रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान अगर दे रहा है तो अब अफ़गानिस्तान से चूंकि नाटो फोर्सेस जा चुकी हैं, केवल टर्की एक ऐसा कंट्री है जो चाहता है कि वो वहाँ बैठा रहे क्योंकि उसको इस्लामिक शासन स्थापित करना है। रशिया नहीं चाहता कि टर्की किसी तरह से वहाँ पर बैठे, अमेरिका भी नहीं चाहता कि टर्की किसी तरह वहाँ बैठे, और अफ़गानिस्तान स्वयं भी नहीं चाहता कि टर्की किसी तरह से वहाँ से बैठे, क्योंकि टर्की का बैठना मतलब इस्लामिक फोर्सेस को और बढ़ावा देना और अफ़गानिस्तान को और बर्बाद करना। ऐसी सिचुएशन में अब सल्यूशन क्या है? तो अफ़गानिस्तान को अब अगर उसका ऑल टाइम फ्रेंड कोई दिखाई देता है अमेरिका के बाद तो वो भारत है। और इस समय अमेरिका भी भारत के ही खेमे में पड़ा हुआ है, क्योंकि वो चाइना का गलवान का इशू आया तो हमने सबने देखा कि डोनाल्ड ट्रंप ने किस प्रकार गलवान इशू में भारत का साथ देने के लिए अपनी फोर्सेस लगा दी चारों ओर से। हालांकि मैं इस बात से कन्विंस कम रहता हूं कि अमेरिका ऑल टाइम फ्रेंड भारत का हो सकता है, लेकिन आज की परिस्थितियों में तो अमेरिका भारत पर डिपेंडेबल हो गया है। पाकिस्तान को वो लगातार एड नहीं देना चाहता क्योंकि पाकिस्तान दोगला है, पाकिस्तान चीन के खेमे में बैठ गया है। अब चूंकि पाकिस्तान चीन के खेमे में बैठ चुका है, इसलिए अमेरिका का पाकिस्तान को मदद न करना स्वाभाविक है, क्योंकि अब अमेरिका वर्सेस चीन इस समय चल रहा है। तो फिर ऐसी परिस्थिति में भारत का क्या रोल रहेगा? हम सबको खूब अच्छी तरह से याद होगा कि 2001 में जब सरकारें बैठी, जब वहाँ अब अमेरिका ने कब्जा किया था, तो 2001 के अमेरिकन कब्जे के बाद उनकी ट्रेनिंग भारत में चल रही थी, फोर्सेस भारत दे रहा था, भारत वहाँ डेवलपमेंट के प्रोग्राम चला रहा था, भारत वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए टेक्नोलॉजी दे रहा था, भारत वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए मदद दे रहा था, भारत वहाँ पर अपनी पीस कीपिंग फोर्सेस भी दे रहा था। मतलब कुल मिलाकर अगर अमेरिका और नाटो के बाद सबसे बड़ा मददगार कोई अफगानिस्तान का था, जिसको अफगानिस्तान की रियल सिचुएशन मालूम है, जो अफगानिस्तान में रियलिटी में मदद कर सकता है, दूर से नहीं रियलिटी में मदद कर सकता है, और जो उन परिस्थितियों को लगातार हजारों वर्षों से झेल रहा है, मतलब 1000 वर्ष से तो झेल ही रहा है, वो सिर्फ हिंदुस्तान है जो इस्लामिक चरमपंथ को झेल रहा है और इस्लामिक चरमपंथ से लड़ रहा है। उसके बाद 1947 के बाद वो पाकिस्तान से लड़ना शुरू कर दिया, बांग्लादेश से हम लड़ रहे हैं, इन्फिल्ट्रेशन से हम लड़ रहे हैं, चरमपंथ से हम लड़ रहे हैं, आतंकवाद से हम लड़ रहे हैं, अलगाववाद से हम लड़ रहे हैं, इस्लामिक टेररिज्म से, रेडिकलाइजेशन से हम लड़ रहे हैं। चूँकि हम इन सभी से लड़ रहे हैं, इसलिए अगर संसार में सबसे कोई अच्छा अनुभवी है तो वो भारत है। अब अफगानिस्तान लगातार अफगानिस्तान का जो राजदूत भारत में है वो लगातार कह रहा है कि हाँ, आप तालिबान को समझाइए। तालिबान के जो अफगान ग्रुप हैं, अफगान ग्रुप्स मतलब जो नेशनलाइज मिलिशिया ग्रुप हैं, उन ग्रुप्स के साथ भारत वार्ता कर भी रहा था। अब यहाँ पर ये बात आई कि भारत उनकी मदद करे, तो भारत के सामने खुद ही चरमपंथ का एक बड़ा खतरा रहता है, तो भारत अपनी फोर्सेस सीधी क्यों भेज दे, कैसे भेज दे, ये एक बड़ा सवाल था। भारत ने ये तय किया कि अफगानिस्तान की मदद हम करेंगे, इसलिए तालिबानियों के वो ग्रुप, चूंकि आपको ये तो पता ही है कि चरमपंथियों को एकजुट नहीं रखा जा सकता, जैसे भारत में वामपंथ है वो एकजुट नहीं रह सकता, क्योंकि वो सब एक विष लेकर आते हैं, वो सभी एक ये सोच कर आते हैं कि हमारा शासन कैसे बनेगा। उनको राष्ट्र से चिंता नहीं, उनको इस्लाम से चिंता नहीं, उनको सिर्फ आतंकवादी तो आतंकवादी होता है, उसके हाथ में बंदूक होती है और बंदूक की भाषा वो जानता है, बंदूक की भाषा ही वो समझता है और बंदूक से ही वो कंट्रोल होता है, बंदूक से ही वो कंट्रोल करता है। इसलिए इन लोगों का सॉल्यूशन क्या? इन लोगों का कोई सॉल्यूशन नहीं हो सकता। ये कई एक ग्रुप बन गए, लेकिन उन ग्रुपों में अलग अलग मेंटालिटी है। कुछ तो संसार को खुरासान मॉडल स्टेबल करना चाहते हैं, कुछ ISIS का मॉडल स्थापित करना चाहते हैं, कुछ तालिबान को ग्लोबलाइज करना चाहते हैं, कुछ अलकायदा को ग्लोबलाइज करना चाहते हैं, लेकिन कुछ ग्रुप ऐसे हैं जो अफगान नेशनलिस्ट हैं तालिबान, लेकिन अफगान नेशनलिस्ट हैं। उनकी लड़ाई अगर किसी से है तो वो अमेरिका से है, उनकी लड़ाई किसी से है तो वो वेस्टर्नाइजेशन से है।
ऐसी सिचुएशन में उन ग्रुप्स के साथ भारत ने वार्ता करना शुरू कर दिया था। इन्हीं ग्रुप्स को, जो अफगानिस्तान के अंदर के ग्रुप हैं, तालिबान के वो पॉजिटिव ग्रुप जो तालिबान अफगानिस्तान अपने आप को कहते हैं, और अफगानिस्तान के अंदर वो फोर्सेस जो सिर्फ अफगानी हैं, जो तालिबान से अफगान को बचाना चाहते हैं अफगान सरकार की तरह। तो ऐसे वहां के बहुत सारे स्वयंसेवी संगठन जो तालिबान के खिलाफ थे, उनको एकजुट करे बगैर भारत उसमें एंट्री नहीं मारेगा। तो दो तीन समस्याएं भारत के लिए हैं। एक तो हमारी वार्ता इस समय अमेरिका से चल रही है और अमेरिका लगातार $5 बिलियन या और ज़्यादा पैसा ये देने को भारत को तैयार है कि आप अफगानिस्तान, आप यहाँ पर बैठे हो, आप सीधी अफगानिस्तान की मदद कर सकते हैं और अफगानिस्तान को सिविलाइज तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं। अफगानिस्तान में जो तालिबान ग्रोथ हो रहा है उसको अफगानिस्तान की फोर्सेस को मदद करके आप उनको कंट्रोल कर सकते हैं और अफगानिस्तान में डेमोक्रेसी कुछ हद तक बहाल रहे। और जो ये ग्रुप्स हैं, तालिबानी ग्रुप हैं या आतंकवादी ग्रुप हैं, ये उतने फल फूल ना पाएं। भारत हालांकि इसकी गारंटी नहीं ले सकता, क्योंकि भारत में खुद ही इस प्रकार के ग्रुप्स बहुत फल फूल रहे हैं और भारत उनसे लड़ रहा है। ऐसी सिचुएशन में अब अफगानिस्तान की मदद भारत क्यों करे और कैसे करे? तो दो तीन पेच फंसते हैं। एक पेच ये फंसता है कि भाई हमारे यहाँ स्वयं का आतंकवाद है, हम पाकिस्तान से परेशान हैं और पाकिस्तान के आतंकवादियों से परेशान है, तो हम अफगानिस्तान की मदद क्यों करें? तो अमेरिका को सबसे पहले पाकिस्तान के अगेंस्ट में भी कुछ करना पड़ेगा। और पाकिस्तान इस समय चाइना की गोद में बैठा हुआ, तो हम खुद ही चाइना से परेशान है जिससे अमेरिका लड़ना चाहता है। तो अमेरिका और नाटो फोर्सेस की भारत को मदद करनी पड़ेगी, एक बात। दूसरी बात यह है कि अगर हम सीधी फोर्सेस भेज देते हैं अफगानिस्तान में, तो वो हमारा पड़ोसी है, आतंकवाद का अच्छा प्रशिक्षण देने वाले लोग हैं, आत्मघाती दस्ते तैयार करते हैं, इस्लाम के नाम से मरने मारने को तैयार हैं। तो ऐसे ग्रुप्स को हम सीधा क्यों टक्कर ले जाके भाई आपकी समस्या है, इस्लामिक समस्या है, अपनी निपटिए। भारत ने क्या किया कि जो अंदर के ग्रुप्स हैं अफगान तालिबान और दूसरे जो अफगानिस्तान के स्वयंसेवी संगठन हैं जो तालिबान से अफगानिस्तान को बचाना चाहते हैं, सरकार अलग है और अफगानिस्तान की सरकार, भारत ने अपनी जो शक्तियां हैं उनको अफगानिस्तान में लगाकर मिलिशिया ग्रुप्स तैयार कर लिए। मिलिशिया ग्रुप्स कहते हैं जब लोकल के लोग इकट्ठे होकर हथियार उठा लेते हैं और गुंडों से लड़ने को तैयार रहते हैं। बिल्कुल वैसे ही जैसे कि जम्मू कश्मीर में आपको याद होगा कि सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाए थे हिंदुस्तान की सरकार ने, और वो सेल्फ हेल्प ग्रुप आतंकवादियों से अपने गांव को बचाने के लिए हथियार उठाए हुए थे। उनकी ट्रेनिंग भारत देता था, केंद्र सरकार देती थी, और ट्रेनिंग देकर जो टेररिस्ट घुस आते थे गांव में, उनके खिलाफ वो खड़े होते थे। बिल्कुल वैसे ही अफगानिस्तान में इस तरह की फोर्सेस अफगानिस्तान सरकार ने भी तैयार की थी और भारत सरकार जो वहाँ पर बहुत सारा इन्वेस्टमेंट करके रखा था भारत ने, लगभग $3 बिलियन का, उस इन्वेस्टमेंट के साथ साथ अफगानिस्तान के अंदर के जो नेशनलिस्ट ग्रुप्स हैं, जो तालिबान के विरुद्ध थे, जो तालिबान से बचना चाहते थे, जो तालिबानी शासन से बचना चाहते थे, उन सभी के साथ भारत के अच्छे संपर्क थे। भारत ने एक काम बिना हथियार उठाए ये कर लिया कि वहाँ पर इस प्रकार के सभी ग्रुप्स को एक सूत्र में बांधकर खड़ा कर दिया और वो ग्रुप्स अब तालिबान के विरुद्ध और पाकिस्तान के विरुद्ध खड़े हो गए हैं। वो एकजुट हो गए हैं भारत के नेतृत्व में, यानी कि भारत के प्रभाव में। उन ग्रुप्स को मिलिशिया ग्रुप्स कहते हैं। अब ये जो अफगानिस्तान की जनता है जिसको मिलिशिया ग्रुप कहा गया, और अफगानिस्तान के जो शासक हैं इस समय यानी कि अफगान फोर्सेस हैं, इन दोनों को एकजुट मिला दिया भारत ने। इन दोनों को एकजुट मिलाने का परिणाम ये निकला कि अफगानिस्तान जो तालिबान है वो धीरे धीरे कमजोर पड़ना शुरू हो गए और आम जनता तालिबान के विरुद्ध खड़ी हो गई। तालिबान का सपोर्ट डायरेक्टली इनडायरेक्टली पाकिस्तान करता है, इसलिए पाकिस्तान के विरुद्ध भी ये लोग खड़े हो गए। अब पाकिस्तान इस चक्कर में फंस गया कि अमेरिका पहले से मदद नहीं कर रहा। चीन के विरुद्ध माहौल पाकिस्तान के अंदर बना हुआ है। अभी 2 दिन पहले ही एक बॉम्ब ब्लास्ट हुआ, उसमें 8 चीनी मारे गए हैं और चीन ने पाकिस्तान के ऊपर आरोप लगा दिया है कि पाकिस्तान इसमें इन्वॉल्व है, पाकिस्तान बहुत कुछ गलत कर रहा है, और इस बात को लेकर उसने इन्वेस्टिगेशन ग्रुप भी बिठा दिया है पाकिस्तान के अंदर। घटना पाकिस्तान की है, घटना पाकिस्तान के अंदर मरने वालों की है, पाकिस्तान के पास अपनी इंटेलिजेंस है, पाकिस्तान के पास अपनी फोर्सेस हैं, पाकिस्तान के पास अपनी पुलिस फोर्सेस हैं, अपनी इंटेलिजेंस है। लेकिन चीन कह रहा है कि हमें तुम पर विश्वास नहीं है, हम अपने ग्रुप्स भेजेंगे जो वहां पर इन्वेस्टिगेशन करेंगे। तो ऑलरेडी पाकिस्तान इस सिचुएशन से गुजर रहा है और परेशान है। तो अब सवाल ये पाता है कि जब अफगानिस्तान का एम्बेसडर भारत में बैठकर ये कह रहा है कि अगर आवश्यकता पड़ी, अभी तो हम वार्ता कर रहे हैं उन मिलिशिया ग्रुप्स के साथ मिलकर तालिबानियों से कि वो शांति से
सत्ता परिवर्तन होने दें, शांति रखें। अगर ये ग्रुप से वार्ता फेल हो गई है तो एम्बेसडर ये कह रहा है कि अगर ये वार्ता फेल होती है तो भारत से हम मदद मांगेंगे, और अमेरिका ये कह रहा है कि हम $5 बिलियन आपको दे रहे हैं कि आप अफगानिस्तान को फोर्सेस प्रोवाइड करिए, अगर जरूरत पड़ती है इक्विपमेंट प्रोवाइड करिए। अभी 12 हेलीकॉप्टर, लड़ाकू हेलीकॉप्टर भारत ने ऑलरेडी दिए हुए हैं, भारत ने कुछ हथियार दिए हुए हैं, भारत ने तोपें दी हुई हैं, भारत ने उनको आर्टरीज दिए हुए हैं, और प्रशिक्षण भी दिल्ली में उनका चल रहा है कि इन लोगों से कैसे निपटा जाएगा। तो अब भारत के सामने बात ये आती है कि अमेरिका कह रहा है कि अगर आवश्यकता पड़ी तो मिलिशिया ग्रुप्स, अफगान ग्रुप्स, इन दोनों के साथ मिलकर भारतीय फोर्सेस वहां एंटर कर जाएं। जो नाटो फोर्सेस पड़ी हुई हैं या जो अमेरिकन फोर्सेस पड़ी हुई हैं जो अब वहां से जा रही हैं, उनका स्थान भारतीय फोर्सेस ले लें। भारत के पास फोर्स बहुत ज्यादा है और भारत की पीस कीपिंग मिशंस पूरे वर्ल्ड भर में चलते ही हैं, और इन ग्रुप्स में भी भारत काम कर ही रहा था। तो भारत को वहां की चूंकि ग्राउंड रियलिटी बहुत अच्छे से मालूम है और भारत इस प्रकार से लड़ रहा है और लंबे समय से लड़ रहा है, इसलिए भारत इनकी मदद कर सकता है। जब भी आवश्यकता पड़े तो उनकी मदद करिए, ऐसा पाकिस्तान का भी कहना है और अफगानिस्तान का भी कहना है कि अगर मिलिट्री की आवश्यकता पड़ी तो एक से 1.5 लाख फोर्सेस वेल इक्विप्ड, आधुनिक तरीके से युद्ध लड़ने वाली अफगानिस्तान में भारत से जाएगी। अब सवाल यह पैदा होता है कि भारत से 1.5 लाख ट्रुप जाएगी कैसे? भाई, भारत की बाउंड्री 1947 में भारत की बाउंड्री सीधी अफगानिस्तान से लगती थी। जब पाकिस्तान अलग नहीं हुआ था तो हमारी बाउंड्री ईरान से लगती थी, हमारी बाउंड्री यूएसएसआर से लगती थी, हमारी बाउंड्री अफगानिस्तान से लगती थी, हमारी बाउंड्री तिब्बत से लगती थी, हमारी बाउंड्री कुछ थोड़ी सी चीन के साथ लगती थी, हमारी बाउंड्री उसके अलावा श्रीलंका, नेपाल और उधर म्यांमार से लगती थी। ये था 47 में जब बंटवारा हुआ तो बंटवारे के बाद बांग्लादेश के बॉर्डर से तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ा कि हमारी बाउंड्री कोई बदली हो, लेकिन पाकिस्तान के साथ जो हमारी बाउंड्री लगती थी उस बाउंड्री में लद्दाख का जो क्षेत्र था, लद्दाख का मतलब आज का लद्दाख, गिलगिट बाल्टिस्तान, ये क्षेत्र जो उस समय लद्दाख का क्षेत्र था जिसमें गिलगिट बाल्टिस्तान की गिलगिट एजेंसी बैठा करती थी, अंग्रेजों ने लिया था। तो गिलगिट एजेंसी जहां पर बैठती थी वो हिस्सा भारत के पास आना था, लेकिन वो महाराजा हरि सिंह ने अधिमिलन तो कर दिया, लेकिन जनरल ब्राउन जो कि अंग्रेज था, जिसने वो जगह लीज पर 1935 में ले रखी थी रशा के खिलाफ। इस बात को थोड़ा सा यहाँ एक्सप्लेन करना जरूरी है, नहीं तो कंफ्यूज हो जाएंगे। हुआ क्या था कि महाराजा हरि सिंह जो कि जम्मू कश्मीर के राजा थे, महाराजा हरि सिंह से ऊपर गिलगिट बाल्टिस्तान का जो हिस्सा है वो हिस्सा अंग्रेजों ने लीज पर ले रखा था, इसलिए क्योंकि वो वहां से वॉच करते थे रशा को। नहीं तो रशा क्या है कि हमारे ऊपर के हिस्से जहां हुंजा का क्षेत्र पड़ता है, जो नगर हवेली का क्षेत्र पड़ता है या नागर का क्षेत्र पड़ता है, ये इन क्षेत्रों पर वो अफगानिस्तान के रास्ते से घुसकर यहां वसूली कर लेते थे रशा वाले। अब महाराजा हरि सिंह के सामने ये समस्या थी, तो महाराजा हरि सिंह और दूसरा ये है कि जम्मू कश्मीर में एंट्री अगर अफगानिस्तान के रास्ते से करेगा रशा तो वो कभी दिल्ली को भी चैलेंज करेगा। तो अंग्रेजों ने क्या किया कि उस हिस्से को सिक्योर करने के उद्देश्य से वहां अपनी फोर्सेस डालना चाहा, और फोर्सेस डालने के लिए महाराजा हरि सिंह से उन्होंने वो हिस्सा गिलगिट बाल्टिस्तान का लीज पर लिया, जिस फोर्सेस का नाम दिया गया गिलगिट एजेंसीज। वो जब आज़ादी मिली और सारे एग्रीमेंट खत्म हुए तो गिलगिट एजेंसी जो महाराजा हरि सिंह से लीज पर ले रखी थी अंग्रेजों ने, वो महाराजा हरि सिंह के पास वापस आनी थी 47 में। महाराजा हरि सिंह के पास वो वापस हो गई टेक्निकली ऑन पेपर्स। घनसारा सिंह वहाँ गवर्नर बनाकर भेजे गए, लेकिन जनरल ब्राउन वहाँ पर, मेजर ब्राउन वहाँ पर बैठा हुआ था जो अंग्रेजी कमांड देख रहा था, उसको दिल्ली आना था। वो दिल्ली आने के बजाय इस्लामाबाद चला गया, और इस्लामाबाद से उसने क्या किया कि पाकिस्तान के कबायली फोर्सेस के साथ उसने उस हिस्से पर हमला कर दिया। और जब वो गया था तो जाते समय वहाँ की रसद सारी फेंक गया था, वहां रहने की व्यवस्था सब खत्म कर गया था। जब घनसार सिंह वहां पहुंचा तो घनसार सिंह ने उनसे हैंडओवर लिया, उसके बाद उसको बड़ी समस्या आई है। घनसार सिंह को जब जनरल ब्राउन ने घेर लिया पाकिस्तानी फोर्सेस के साथ और ये कहा कि जम्मू कश्मीर पर कब्जा हो चुका है, तुम सरेंडर कर दो, अगर तुमने सरेंडर ना किया तो फिर ये क्षेत्र में तुम्हें हम मार देंगे। घनसार सिंह ने सरेंडर कर दिया। वहां पर जनरल ब्राउन ने पाकिस्तान का झंडा फहरा दिया।
आप समझ सकते हैं कि ये अंग्रेज खेल रहा था, लेकिन वो हिस्सा बहुत इंपॉर्टेंस का ये था क्योंकि अफगानिस्तान से सीधी बाउंड्री लगती थी। अब उस हिस्से पर चूंकि पाकिस्तान ने कब्जा कर लिया और पंडित नेहरू यूएनओ चले गए, वापस लेने के बजाय वहां पर सीज फायर घोषित कर दिया, जिसको आप एलओसी कहते हैं। इस वजह से वो गिलगिट और बाल्टिस्तान का हिस्सा जिसके थ्रू हमारा अफगानिस्तान के साथ बॉर्डर लगता है, वो पाकिस्तान के कब्जे में है। अब अमेरिका अगर ये कहता है, अफगानिस्तान ये कहता है कि आप जब हमें जरूरत पड़े तो आप अपनी फोर्सेस को तालिबान के खिलाफ यहां भेज दीजिए, या पाकिस्तान तालिबान की जो ज्वाइंट फोर्सेस हैं जो काम कर रही हैं वहां गलत तरीके से, उनके खिलाफ अपने ट्रूप्स हमें भेज दीजिए, हमें सीधी मदद करिए, तो फिर अफगानिस्तान का सीधा एक्सेस दिल्ली के साथ होना भी चाहिए। अब दिल्ली के साथ सीधा एक्सेस तो हो नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि बीच में गिलगिट बाल्टिस्तान का हिस्सा है जो हमारा है, जहां से वो कनेक्शन बन सकता है, वो हिस्सा पाकिस्तान के कब्जे में है। इसलिए भारत ने अब अपनी एक शर्त ये रखी है कि भाई हम आपकी मदद करने को तैयार हैं, लेकिन हमको रास्ता चाहिए। रास्ता कहां से चाहिए? पाकिस्तान ये कह रहा है कि पाकिस्तान से रास्ता मांग रहे हैं। नहीं भाई, हम पाकिस्तान से रास्ता नहीं मांग रहे, हम ये कह रहे हैं कि गिलगिट बाल्टिस्तान का जो क्षेत्र पाकिस्तान ने कब्जा करके रखा है वो हमारा क्षेत्र है। अगर वो क्षेत्र हमको वापस मिल जाता है तो फिर हम अफगानिस्तान में सीधा इंटरवीन कर सकते हैं और अफगान सरकार को बचा सकते हैं। तालिबान के खिलाफ हम वहां पर युद्ध लड़ सकते हैं, हम अपनी फोर्सेस भेज सकते हैं। लेकिन हम अपनी फोर्सेस को पाकिस्तान के अंदर से कैसे भेजेंगे? जब तक पाकिस्तान का कब्जा है तब तक हम कैसे भेजेंगे? गलत तरीके से युद्ध हो सकता है। पाकिस्तान का भी कहना है कि अगर आप सीधी रास्ता मांग रहे, क्योंकि अमेरिका कह रहा है कि सीधा रास्ता दे दो, जो इंडियन फोर्सेस सीधी गिलगिट बाल्टिस्तान से होते हुए अफगानिस्तान में एंट्री मार जाए। अब अगर भारत के साथ ये समस्या है कि अगर हम उनसे रास्ता ले लेते हैं गिलगिट बाल्टिस्तान में, तो हम रिकॉग्नाइज कर रहे हैं कि गिलगिट बाल्टिस्तान उनका हिस्सा है। पहली बात, क्यों? क्योंकि हमने लीगली उनसे रास्ता ले लिया है। और अगर हम उनसे रास्ता नहीं लेते हैं, मतलब हम तो स्वीकार नहीं ही करेंगे कि हमें वहां से रास्ता दिया जाए, हम उनसे रास्ता नहीं लेते हैं तो अमेरिकन फोर्सेस को समस्या हो रही है, अफगान फोर्सेस को समस्या हो रही है, अफगानिस्तान के अंदर मिलिशिया ग्रुप्स को समस्या हो रही है, और अफगानिस्तान पूरा का पूरा गृह युद्ध में और टेररिज्म में जा रहा है। और पाकिस्तान का प्रभाव जिस प्रकार से अफगानिस्तान में पड़ रहा है, अफगानिस्तान और पाकिस्तान एक सुर में बोलने वाले हैं तो पूरे के पूरे क्षेत्र पर, यानी कि पूरे वर्ल्ड के लिए खतरा होने वाला है। और अफगानिस्तान और पाकिस्तान की दोस्ती इस समय चाइना के साथ है। चाइना के साथ दोस्ती होने की वजह से चाइना का प्रभाव अफगानिस्तान और पाकिस्तान दोनों पर पड़ जाएगा, यानी कि अमेरिका, नाटो फोर्सेस, यूरोपियन कंट्रीज और इंडिया, सबके लिए खतरे की बात है। इसलिए अब हमारा वहां पर तालिबान को सरेंडर को सप्रेस करना जरूरी है, पाकिस्तान को सप्रेस करना जरूरी है, चीन को काउंटर करना जरूरी है। इन सब के लिए गिलगिट बाल्टिस्तान की भूमि भारत में आना अति आवश्यक है। अब अमेरिका पाकिस्तान से ये जोर बनाने की कोशिश कर रहा है कि गिलगिट बाल्टिस्तान भारत को दे दो, लेकिन पाकिस्तान कैसे दे दे? इसलिए पाकिस्तान अमेरिका के खिलाफ और चीन के खेमे में बैठकर लगातार ये कोशिश कर रहा है कि किसी प्रकार से चीन, पाकिस्तान और तालिबान और उधर टर्की का एक कॉम्बिनेशन बन जाए और अफगानिस्तान के अंदर तालिबान का शासन स्थापित हो जाए, ताकि पाकिस्तान गिलगिट बाल्टिस्तान, बीरपुर, मुजफ्फराबाद को जैसे खाए बैठा है वैसा बैठा रहे, एटलीस्ट बचा ले। पाकिस्तान के पास इतनी शक्ति भी नहीं है कि वो भारत के साथ इस समय लड़ सके या किसी भी कंट्री के साथ लड़ सके। तो मुझे लगता है कि ये जो सिचुएशन अब क्रिएट हो गई है, इस सिचुएशन में गिलगिट बाल्टिस्तान बहुत जल्दी वर्ल्ड पावर चाहने लगी हैं कि गिलगिट बाल्टिस्तान भारत के पास चला आए और तभी अफगानिस्तान को बचाया जा सकता है, अदरवाइज अफगानिस्तान को बचाया नहीं जा सकता। क्योंकि भारत गिलगिट बाल्टिस्तान के रास्ते से रास्ता नहीं ले सकता। क्यों? क्योंकि हम अपने ही क्षेत्र से रास्ता लेने का मतलब है हम पाकिस्तान, ये स्वीकार कर लें कि वो हिस्सा पाकिस्तान का है, वो हम संभव नहीं हो जाए, और बिना हमारे जाए वहां पर कंट्रोल हो नहीं सकता। और अगर हो सकता है तो वो करने की कोशिश कर रहे हैं, बाद में कह रहे हैं कि हम आपसे मदद मांगेंगे, अगर आवश्यकता पड़ी तो हम आपसे मदद मांगेंगे, लेकिन आप अपनी फोर्सेस तैयार रखिए। भारत ने भी अपनी 50,000 फोर्सेस अभी रिसेंटली उस बॉर्डर पर लगाई हुई हैं, चीन के बॉर्डर पर लगाई हुई हैं। अभी अभी आपने खबर पड़ी होंगी कि कोई चीन के बॉर्डर पर कुछ बहुत बड़ा नहीं चल रहा, लेकिन भारत ने एक साथ 50,000 फोर्सेस क्यों लगा दी, और वहां पर अब भारत की 2 से 2.5 लाख फोर्सेस इकट्ठी हो गई। मुझे लगता है कि ये सारा सिनेरियो इसलिए रचा जा रहा है कि अफगानिस्तान में फोर्सेस अगर भेजनी पड़े तो दिल्ली से नहीं भेजेंगे, अफगानिस्तान में अगर फोर्सेस भेजनी पड़े तो लद्दाख में जो फोर्सेस हैं, चूंकि वो लद्दाख का ही हिस्सा है और लद्दाख से ही आसानी से एक्सेस होता है, कश्मीर से एक्सेस नहीं होता, लद्दाख से आसानी से गिलगिट बाल्टिस्तान एक्सेस होता है। तो लद्दाख में हमने जो फोर्सेस भेजी हैं वो चीन के खिलाफ भेजने के बजाय अफगानिस्तान के लिए भेजिए, और अफगानिस्तान में जाने के लिए गिलगिट बाल्टिस्तान का हिस्सा वापस आना जरूरी। इसलिए यह भी संभव है कि भारत और पाकिस्तान का यह युद्ध हो जाए और पाकिस्तान
पाकिस्तान के विरुद्ध पूरा विश्व खड़ा हो जाए और चीन पाकिस्तान का सहयोग न कर सके। क्यों? क्योंकि उधर साउथ चाइना सी में भी अमेरिकन फोर्सेस लगी हुई हैं। अगर चीन ने पाकिस्तान का इस समय साथ दिया तो फिर अमेरिका चीन के खिलाफ वैसे ही पड़ा हुआ है। शिनजांग प्रांत भी अब इस समय स्वतंत्र हो सकता है और तिब्बत भी इस समय स्वतंत्र हो सकता है। तो चीन के लिए अपनी फांस फंसी हुई है, पाकिस्तान के लिए अपनी फांस फंसी हुई है, और इन सभी सिचुएशंस में रिस्क तो है ही, लेकिन विन विन सिचुएशन अगर किसी की है तो वो भारत की है। अब विश्व फोर्सेस, अगर हम उसको वापस लेते हैं तो विश्व फोर्सेस हमारे साथ खड़ी हुई हैं और किसी भी हालत में विश्व फोर्सेस अब ये चाहती है कि अफगानिस्तान को किसी तरह से कंट्रोल किया जाए और वो भारत के अलावा कोई उनके पास ऑप्शन नहीं। रशिया को वो घुसने नहीं देंगे, चीन को वो घुसने नहीं देंगे। पाकिस्तान अफरा तफरी मचाए पड़ा है, अमेरिका वहां से वापस जा रहा है, नाटो वहां से वापस जा रहा है, तो बचा कौन? सिर्फ भारत। और भारत वहां जाने के लिए, भारत के लिए आवश्यक है कि भारत के पास गिलगिट बाल्टिस्तान हो, अदरवाइज भारत के लिए उनकी मदद करना असंभव हो जाएगा। और भारत गिलगिट बाल्टिस्तान पर युद्ध करे, युद्ध करके उसको वापस ले, वापस लेने के बाद वही ट्रूप्स वो अफगानिस्तान के खिलाफ लगा दे, तो ये युद्ध जो है बड़ी सिचुएशन पर पाकिस्तान के खिलाफ और तालिबान के खिलाफ अब खुलकर हो सकता है। इसमें पूरे विश्व समुदाय को भारत का साथ देना पड़ेगा। चीन अकेला ऐसा रह सकता है जो पाकिस्तान का साथ दे। मुझे लगता है ये एक विन विन सिचुएशन है और ऐसी सिचुएशन बहुत कम सरकमस्टांसेस में आती है। इन सब के पीछे मोदी का जो क्रिटिकल माइंड है, अभी हिंदुस्तान में जो अफरा तफरी मची हुई थी अंदर, मुझे लगता है कि मोदी जी उस पर एक्शन नहीं ले रहे थे। पूरा देश और पूरा वर्ल्ड कहीं ना कहीं अटका हुआ था बंगाल पर, कहीं ना कहीं अटका हुआ है भारत के इंटरनल सिचुएशन पर। और जब भी मोदी सरकार इंटरनल किसी भी सिचुएशन पर जवाब नहीं देती तो समझ लीजिए कि संसार को एंगेज एक जगह करती है और टारगेट कहीं दूसरी जगह करती है। इसीलिए वहां ट्रूप्स बढ़ाई जा रही हैं। अफगानिस्तान पर इसमें कॉन्सेंट्रेट किया हुआ है और ये जो जितनी निगेटिविटी भारत के अंदर चल रही, जैसे गिलगिट बाल्टिस्तान आएगा, मुझे लगता है कि वो सारी निगेटिविटी हिंदुस्तान में खत्म हो जाएगी। फिर मोदी की वाह के अलावा दूसरे कोई काम नहीं रहेगा और लोगों को समझ आ जाएगा कि आखिर मोदी सरकार बंगाल में चुप क्यों थी, मोदी सरकार और जगहों पर हिंदुस्तान के अंदर चुप क्यों थी, मोदी सरकार क्यों ये नकारात्मक दृष्टि से देश चला रही थी। मुझे लगता है कि टारगेट इस समय गिलगिट बाल्टिस्तान है, टारगेट इस समय तालिबान है, टारगेट इस समय अफगानिस्तान है। इसलिए मोदी सरकार यहां पर कंसंट्रेट करने के बजाय वहां पर कर रही है और यहां पर दिखाने वाला दृश्य दूसरा चल रहा है। ये आपके लिए विन विन सिचुएशन है और बहुत जल्दी हमको कुछ खुशखबरी मिल सकती है। बिल्कुल कंफर्म करना है तो कठोर है, लेकिन सिचुएशन इस समय बन रही है और मोदी सरकार लगातार उस पर काम कर रही है। थैंक यू वेरी मच। यदि आप लॉ पढ़ना चाहते हैं तो कहीं और ना जाकर हमारे ऐप dkdubey.com जल्द से जल्द डाउनलोड करें। डाउनलोड लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है।